3 स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट आर गैसेस। और गैसेस में हमारा जो पहला आर्टिकल है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये एक्सक्लूडेड है, बट थोड़ा सा हम इसको टच दे देते हैं। तो कहता है कि ये मैटर जो है ये 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है वो गैसियस स्टेट है, और जो ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द मैटर एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड फेज में है। लिक्विड ज़रा लेस कॉमन होते हैं सॉलिड और गैसेस से या प्लाज्मा से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लिक्विड एक नैरो टेम्परेचर रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और 100 पे किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? गैसियस फॉर्म में। तो मतलब अगर हम वाटर की बात करें तो बिलो 100, अबव 100 ये गैस है स्टीम फॉर्म में, ये स्टीम है, ये स्टीम की शक्ल में है। और अगर हम बिलो 0 बात करें तो ये सॉलिड है, क्योंकि ये आइस की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो वाटर है 100 और 0 के दरमियान, यहाँ पे ये लिक्विड है। तो मतलब ये इसकी रेंज है, टेम्परेचर रेंज, जिसमें ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। इससे ऊपर या इससे नीचे ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी को उसने नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो गैसेस का कोई अपनी शेप नहीं होती है बेटा, कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है। डोंट हैव शेप, डोंट हैव वॉल्यूम। तो इनके पास यह शेप ऑफ द कंटेनर होती है, जस्ट लाइक दैट ऑफ लिक्विड। आमतौर पे लो डेंसिटी रखते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। और ये इसी वजह से गैसेस जो है ये लिक्विड में से बबल आउट होकर निकल जाती हैं। अब गैसेस डिफ्यूजन और इफ्यूजन काज कर सकते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी सॉलिड में ना होने के बराबर है, बट लिक्विड में कोई थोड़ी बहुत होती है जी। डिफ्यूजन क्या है? गैस मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद चले जाना। इफ्यूजन भी उसी की ही टाइप है। इसी तरह से आगे हमारे पास है जी गैसेस जो हैं, इनको अगर हम हाई प्रेशर दें तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो इनके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। इस तरह से गैसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं ऑन हीटिंग बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम। अगर आप गैस को हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या करता है जी? बढ़ जाता है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है व्हेन दे आर हीटेड। उसके बाद गैसेस को अगर आप सडन एक्सपेंड करें तो उनकी वजह से कूलिंग होती है। तो गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एट वंस एक्सपेंड कर देना, तो उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसको आप जॉउल थॉमसन इफेक्ट नाम देते हैं। ये भी गैसेस की प्रॉपर्टी है। इस तरह जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं हर वक्त मोशन में होते हैं, और वे द वॉल ऑफ कंटेनर स्ट्राइक करने के बाद ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस तरह से इनके दरमियान वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो ये जनरल सी बात मैंने बताई है, बट हमें जो है वो ये आर्टिकल हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शामिल नहीं है। लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती, बट इनका अपना वॉल्यूम होता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। ये एक्सपेंड नहीं करते हैं, लेकिन शेप नहीं होती। बहरहाल ये जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसी की शेप अडॉप्ट करेंगे। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल उस तरह से कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, एवापोरेट करते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं लाइक गैसेस। बट इनकी जो डेंसिटीज है वो बेटा गैसेस से बहुत ज्यादा होती है, और सॉलिड से जरा क्या होती है कि कम होती है। इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर हैं, और इसी वजह से आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की जो है ये बिटवीन गैसेस और सॉलिड है, यानी गैसेस से स्ट्रॉन्ग और सॉलिड से ज़रा क्या होती है? वीकर होती है। और मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो है इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये मूव कर रहे होते हैं, और इनको आप लिक्विड को जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं कूलिंग से।
कैसे करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़रा कम करके। इसी तरह से आप अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो वापस वो भी लिक्विड में आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, तो पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं प्रेजेंट इन सॉलिड सब्सटेंसेस, ये वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इनमें टाइट पैकिंग होती है, इसी वजह से सॉलिड ना तो कंप्रेस होते हैं और ना ही डिफ्यूज करते हैं। और इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है सॉलिड में, विच होल्ड द पार्टिकल टुगेदर फॉर्मली, और इस रीजन से सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप भी रखते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम भी रखते हैं। इसी तरह से सॉलिड पार्टिकल के पास बेटा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती है। कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेशनल। तो ये जर्नल्स आर्टिकल था, तो इसको हमने जो है वो एक नजर की है, जस्ट थोड़ी बहुत आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ये वाला आर्टिकल भी हमारे कोर्स रिलेटेड नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, इसको हमने अच्छे से जो है वो डिस्कस करना है और इसको याद भी करना है। तो द प्रेशर ऑफ एयर that can support 760 millimeter mercury column at sea level is called 1 atmosphere. It is the force exerted by 760 millimeter or 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 0 degree centigrade. It is average pressure of atmosphere at sea level. तो ये एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया है। एटमॉस्फेयर यूनिट का प्रेशर है, इसे एटीएम से शो करते हैं। इसको बेटा हम डिफाइन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, मैं एक एग्जांपल से आपको बात क्लियर कर देता हूँ। आपके पास ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब का जो एरिया है यानी इसका जो बोर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इतना बोर है, और इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? 76 सेंटीमीटर है, या अगर आप इसकी बात करें मिलीमीटर में तो ये 760 मिलीमीटर लेंथ रखता है। हमने क्या किया है, इसके अंदर मरकरी फिल कर दी है। इसके अंदर बेटा हमने मरकरी फिल कर दी है। अब दोनों एंड्स ओपन है, दोनों एंड्स ओपन है, बट मरकरी गिर नहीं रही है, मरकरी नीचे नहीं जा रही है। अगर मरकरी नहीं गिर रही तो क्यों नहीं गिर रही? उसकी वजह यह है, हालांकि दोनों एंड ओपन है, उसकी वजह यह है कि एयर के अंदर एक प्रेशर है, एयर का प्रेशर। तो एयर के प्रेशर ने इस 76 मरकरी कॉलम को या 760 मरकरी कॉलम को बेटा सपोर्ट किया हुआ है, गिरने से रोका हुआ है। तो एयर का वो प्रेशर जिसने 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम को गिरने से रोका है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। डेट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर, या आप इसको 1 ATM भी कह सकते हैं। डेट इज कॉल्ड 1 ATM। एक बात। दूसरी बात, अगर हम इस कॉलम को यहाँ पे, इस कॉलम को हमने यहाँ पे एक किसी सरफेस पे रख दिया, ये एक किसी सरफेस पे रख दिया, तो ये जिस जगह पे इसको हमने अटैच किया, सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये मरकरी कॉलम ये है, इसने अपने वेट की वजह से इस एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। ये एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब इस एरिया के ऊपर इस मरकरी कॉलम ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है अपने वेट की वजह से, तो वो इसका प्रेशर क्या कहलाता है? 1 एटमॉस्फेयर। द प्रेशर exerted by the, या force exerted by the, force exerted by the 760 millimeter mercury column on an area of 1 centimeter square is called 1 atmosphere। क्योंकि जो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नीचे हमने एरिया बता दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फोर्स क्या है? इसकी वेट वाली है। वेट की वजह से इस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड किया तो हमें प्रेशर मिला है। तो ये प्रेशर किसके इक्वल है? 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। डेट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
तो मतलब ये हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ये बात की है, और एट सी लेवल पे बात की है। सी लेवल क्या होता है कि जो हमारे इलाके हैं, मैदानी इलाके, इनको हम सी लेवल का नाम देते हैं। आप जितना ऊपर जाएंगे किसी हिली एरिया पे, या जितना ऊपर जाएंगे, तो आपको पता है प्रेशर में बेटा क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। अब जो 1 एटमॉस्फेयर है, ये बेटा प्रेशर के एक यूनिट है जी टॉर। ये 760 टॉर के इक्वल होता है। डेट इज इक्वल टू 760 टॉर। एक और यूनिट होता है जी मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो ये इक्वल होगा जी 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम के। इस तरह से एक और यूनिट होता है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये इसका ऐसा यूनिट है प्रेशर का, सिस्टम इंटरनेशनल। ये बेटा इक्वल होगा, ये फर्दर इक्वल होगा 101,325 पास्कल के। 325 पास्कल के। पास्कल भी आपके पास प्रेशर का यूनिट है। ये इक्वल होगा 14.7 psi के। ये पूरी इक्वेशन आपने याद करनी है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। psi क्या है जी? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। गाड़ियों के टायर में जो प्रेशर रखा जाता है वो बेटा psi में लिया जाता है। तो ये मैंने 1 एटमॉस्फेयर, टॉर, मिलीमीटर मर्करी कॉलम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ये सारे इक्वल कर दिए। इट मींस अगर हमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया होगा तो आप टॉर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिलीमीटर मर्करी में कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट बातें हमें मिली हैं वो ये है कि ये बाकी यूनिट भी इसी तरह से आपस में इक्वल है। अगर आपको टॉर में वैल्यू दी जाएगी तो मिलीमीटर मर्करी उतना ही होगा, चूंकि ये आपस में इक्वल है। अगर ये 760 है तो ये भी 760 है। अगर ये 1 टॉर होगा तो ये भी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। यानी 1 टॉर और 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये डेफिनेटली आपस में क्या है? ये बेटा आपस में इक्वल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये डेफिनेटली ऐसा यूनिट है, और इसकी जो वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बहुत जो है वो बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ये इससे छोटा यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट प्रेशर का एटमॉस्फेयर है, और ये सबसे छोटा यूनिट है, बट ये ऐसा यूनिट है। तो आप किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बाकायदा क्या कर सकते हैं जी? कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक नजर आर्टिकल देखते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम एट सी लेवल is called 1 atmosphere. It is a force exerted by the 760 millimeter or 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 0 degree. तो ये बेटा मैंने आपको डेफिनेशन समझा भी दी है। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब 1 मिलीमीटर मर्करी किसका इक्वल है? 1 टॉर्क के ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी मैंने समझा दिया था। अब ये पॉइंट भी मैंने क्लियर किया है कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर्क के इक्वल है, जो कि 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट आर्टिकल जी आ गया। बाकी ये सारी इक्वेशन आपको मैंने कंप्लीट कर दी है। अब ये यूनिट है जी पाउंड पर स्क्वायर इंच, psi। ये बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग वर्क में यूज होता है, और 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर्क के इक्वल है, जो कि 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के इक्वल होता है। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो खला में सफर करते हैं, वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं प्रेशर का? मिली बार। तो ये बहरहाल आपके पास यूनिट्स ऑफ प्रेशर के हवाले से हमारी सारी बातें जो है वो कंप्लीट होगी। आगे हमारा मेन आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है जी गैस लॉस। किसी भी बेटा गैस की बात करें तो गैस के पास जो है वो 4 मेन चीजें होती है। एक गैस का वॉल्यूम होता है, उस गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा, उस गैस का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, उस गैस के कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी क्वांटिटी ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम का प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ या नंबर ऑफ मोल के साथ जो रिलेशनशिप है, उनको हम क्या कहते हैं? गैस लॉस। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रेशर के साथ इसको चेक करना चाहते हैं
आप बाकी दोनों चीजें क्या रखेंगे जी, कांस्टेंट। आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को या क्वांटिटी ऑफ गैस को क्या रखना है जी, कांस्टेंट रखना है। और ये रिलेशनशिप देखना है, तो क्या रिलेशनशिप है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको बॉयल लॉ का नाम देते हैं। ये बातें मैट्रिक लेवल की हैं ऑलमोस्ट, आप उसको बॉयल्स लॉ का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम ये करें, इसका रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं टेम्परेचर के साथ, तो फिर बेटा क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप लिया जाएगा, जबकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल आप इनको क्या रखेंगे, आप इनको कांस्टेंट रखेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैसेस एक्सपैंड करती हैं बाय हीटिंग, तो इस लॉ को आप क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड चार्ज लॉ। तो इसको आप चार्ज लॉ का नाम देते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल के साथ क्वांटिटी ऑफ द गैस। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप लेते हैं तो फिर आप इन दोनों को कांस्टेंट लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट आप लेंगे। तो वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के साथ। आप इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, डेट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। इसको आप एवोगैड्रोस लॉ का नाम देते हैं। तो ये तीनों लॉज हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने हैं। तो अब जो हमारा पहला आर्टिकल है उसमें यहाँ पे उसने यही बात बताई है कि इट इज मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है जी, नंबर ऑफ मोल है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। अभी मैंने 4 फैक्टर की ही बात की थी। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस ये इफेक्ट हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नियरली द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैटर ऑफ द गैसेस। कोई गैस लेके आ जाए तो ये बेटा इफेक्ट हमेशा ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। सो गैसेस आर यूनिफॉर्म बिहेवियर टुवर्ड्स एक्सटर्नल कंडीशन। तो गैस लॉज फिर क्या है, ये यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस है। सो द रिलेशनशिप between the volume of the given amount of gas and prevailing condition of temperature and pressure, these are called gas laws. तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, जिस तरह ये बॉयल ने काम किया है, चार्ल्स ने काम किया है, ग्राहम्स लॉ है, इस तरह से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो इन सब ने अपने मुख्तलिफ लॉज जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो कल हम इंशाल्लाह बॉयल लॉ से चलेंगे। आज हमारा पहला आर्टिकल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया।